गैलेक्सी स्टार वन विद एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात हमने माशाल्लाह बहुत मशहूर व मारूफ डॉक्टर और ख़ास तौर पे जो किडनी और शुगर में उनकी स्पेशलाइजेशन है वो कमाल है। डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़, उनसे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये बड़ा एक कॉमन सा मसला है और आजकल जैसी खुराकें चल रही हैं उसके हिसाब से मोस्टली ये प्रॉब्लम हमारे लोगों को ये होती हैं। डॉक्टर साहब से मेरी कोई साल डेढ़ साल पहले मुलाकात हुई थी कॉस्मो में, एक फंक्शन में ये तशरीफ़ लाए थे, लेकिन उसके बाद फिर ये इतने बिजी इनका स्केजुअल था कि टाइम ही नहीं मिल सका। बट आई वांटेड ऑलवेज कि मैं इनका एक इनकी चंद बातें जो अच्छी बातें हैं आप तक ज़रूर मैं पहुंचाऊं और आपके साथ शेयर करूं, ताकि देखिए अगर इनकी किसी एक बात से भी किसी को भी शिफा हो जाती है तो मैं समझती हूँ कि ये सदका जारिया है और अल्लाह शिफा करेगा। तो आज खुशकिस्मती है जनाब हमारी कि डॉक्टर साहब ने टाइम भी दे दिया है और इनके यहाँ पे जो रहमान इनका हेल्थ केयर क्लिनिक है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो जनाब मेरे साथ है मोहतरम डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने जब आके देखा है कि इतने लोग बैठे हुए थे कि मुझे वहाँ गुजरते हुए मुश्किल आई है, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं भी मेरी उनसे अपॉइंटमेंट है, एज ए पेशेंट नहीं है मैंने कहा एज ए उनकी कोलीग डॉक्टर भी, और मैंने कहा ये मेरे चैनल के हवाले से भी। तो फिर खैर मैं कहीं ऑनर है जी आपका ना। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने एक बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम जो है हमारे गैलेक्सी स्टार वन को दिया है। तो गैलेक्सी स्टार वन की तरफ से वैसे भी सर आपको खुशामदीद है। और आप जैसे लोग, मैं यहाँ बहुत से लोगों से मैंने, बल्कि नाज़रीन मैं ये आपको बताऊँ कि डॉक्टर साहब बड़े बिजी थे, पेशेंट देख रहे थे, तो मैं लोगों से पूछ रही थी, तो बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया कि खुदा न खास्ता बहुत मसले थे, और बाज़ लोग तो ऐसे भी थे जो डायलिसिस से वापस आए। तो क्योंकि ये कि किडनी में ये जो स्टोन है उसका उनका इतना अच्छा इलाज है, शिफा देने वाली डेफिनेटली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक तो हाथ में भी शिफा रखी होती है और तासीर भी अपनी अपनी होती है। तो डॉक्टर साहब ये मैंने वाकई बड़े लोगों से बात की है, तो अल्लाह ताला ये कैसे इतनी तासीर इतनी शिफा, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ आपके ऊपर। अच्छा आप थोड़ा सा ये, क्योंकि आपकी इतनी लंबी चौड़ी वो है ना, वो लिस्ट है आपकी क्वालिफिकेशन की, और जितना आपने माशाल्लाह बाहर से इधर से पढ़ा है, और ये भी मैं बताऊं कि मुख्तलिफ शहरों में भी डॉक्टर साहब ने अपने टाइम जो है, अपने डेज जो हैं उनको स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे इस्लामाबाद तशरीफ़ लेके जाते हैं, फैसलाबाद मेरा मेका शहर है भाई, वहाँ पे भी जाते हैं, लाहौर में होते हैं, और डॉक्टर साहब बाहर भी जाते हैं। बल्कि बाहर के लोगों ने अक्सर कहा था आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग इतना सारा कुछ कर रहे हैं इधर, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, मैंने अपने वतन के लोगों से मुझे मोहब्बत है, मैंने वहाँ काम करना है। तो सर अब ये है कि अब मैंने थोड़ी देर चुप करके चाय पीनी है और जनाब ने अब बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये इतना आपको ये डॉक्टरी का शौक, वारिस साहब भी क्योंकि डॉक्टर थे, और फिर ये है कि ये आपने स्पेसिफिक आप किडनी और शुगर इसकी स्पेशलाइजेशन में क्यों गए, और बताइए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका चैनल का, और मैं चाहूँगा मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा हो लोग जो सुन रहे हैं। बेसिकली ये अदारा है रहमान फाउंडेशन, ये अल्लाह के नाम से बनाया गया अदारा है, माशाल्लाह, और ये खिदमत के जज्बे से बनाया गया अदारा है। इसको बनाए हुए 2003 में हमने इसकी बुनियाद रखी थी रहमान फाउंडेशन की। अच्छा जी, 20 साल हो गए ये काम करते हुए। एक बहुत बड़ी खिदमत हम कर रहे हैं कि हम फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। अच्छा, वो वेरी नाइस। सबसे बड़ा काम है, हालांकि सर ये बहुत एक्सपेंसिव बड़ा है, मुश्किल है, बड़ा महंगा है, महंगा इलाज है, नामुमकिन नहीं है, अल्लाह माफ़। नामुमकिन नहीं है। और मैंने जब फैसलाबाद में सेंटर बनाया तो तारा टेक्सटाइल वाले मियाँ अदरीस साहब ने कहा, उन्होंने मेरा माथा चूमा कि आप खुशकिस्मत हैं कि लाहौर से आके हमारे फैसलाबाद वालों के लिए डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ 10 साल हो गए हैं फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। खैर अब उसको हमारे सिक्का साहब हैं, शहादत रज़ा सिक्का, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत प्यारे इंसान है, वो सारा खर्चा वही उठाया उन्होंने। 1.5 मिलियन वो हर माह देते हैं उस सेंटर को चलाने के लिए, 15 लाख रुपया। बहरहाल इस टाइम जो हम ये काम कर रहे हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, झेलम में, पेंसरा में, इस्लामाबाद में, कराची में, ये हमारे 8 शहरों में हम फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। अच्छा जी, और तकरीबन 100 मशीनें हमारी लगी हुई हैं डायलिसिस की पूरे पाकिस्तान में। तो कोई 125 से 150 ख़ानदान जो रोज़ाना हमारे से वाबस्ता है, जिनका डायलिसिस हम फ्री कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत हम अपने माशरे में, अपने पाकिस्तान के अंदर डाल रहे हैं, अपने माशरे के अंदर अपने लोगों के लिए। अभी तो हेल्थ कार्ड आया है, ये मैं समझ अच्छी चीज़ आई है, जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है। लेकिन बहरहाल हम पिछले 20 साल से टोटल अपने ज़ोरे बाजू पे अपने जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो अच्छे लोग हैं, मुगल साहब जैसे, तारक मुगल साहब जैसे, जो हमारे और लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका डायलिसिस हम जिनकी वजह से डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं। जी सर, बहरहाल एक बहुत बड़ी खिदमत का काम कर रहे हैं। हमने बहुत बड़ा ये बेड़ा उठाया हुआ है, डायलिसिस सेंटर बनाना, फ्री चलाना। मेरी गोल है, मेरी ख्वाहिश है
100 सेंटर बनाने की पाकिस्तान के अंदर और फ्री बनाने की। सर ये 8 बन गए हैं। आपके नेक मकासद में आमीन। और ये कामयाब करें। आठों पे इतना बड़ा खर्चा आ रहा है, मैं अगर नाज़रीन सुन रहे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है। एक सेंटर को चलाना बड़ा मुश्किल है, 10-12 लाख रुपया खर्चा एक सेंटर को चलाने के लिए, 15 लाख। तो ये 8 शहरों में चल रहा है। तो सर ये फिर कैसे ये मुखैर हजरात इसमें करते मेरे, हैं कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी, मैं तो समझती हूँ गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि इस इतनी बड़ी उसमें पाकिस्तान बैतुल माल हमें कुछ थोड़ी फंडिंग करता अच्छा, है, ओके। आटे में नमक के बराबर। बहुत अच्छा। कम लोग हैं। बाकी मेरे साथ जो मुखैर हजरात जुड़े हुए हैं, जो मेरे पेशेंट ही ठीक होते हैं, जिनके डायलिसिस होते हैं, वो मेरा साथ देते हैं। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके एक पेशेंट की यहाँ मिठाई भी खाई है थोड़ी सी। ये वो उनके डायलिसिस रुके हुए, इनके वाले साहब हाँ। हमारे दोस्त हैं, ये नाज़रीन ये हमारे दोस्त देखें इनको, ये इनके वालिद साहब के जो थे वो डायलिसिस पहले हो रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद ये यहाँ पे आए हैं और डॉक्टर वकार साहब से मेडिसिन ली है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके करम नवाजी से वो डायलिसिस जो है वो रुक गए। तो कहाँ से आए हो बेटा? समुद्री से। अच्छा, तो कितना अर्सा डायलिसिस करवाया आपने? 3 दफ़ा करवाए हैं डायलिसिस। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मेडिसिन ली आके? जी, डॉक्टर साहब से लिए मेडिसिन। अच्छा, डॉक्टर साहब से मेडिसिन ली। तो फिर उसके बाद ये डायलिसिस आपका कब रुका? तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं, उसके बाद डायलिसिस नहीं करवाई और ना ही मेडिसिन खाई है। अच्छा, तो कुछ दिन पहले आने से पहले रिपोर्ट करवाई और रिपोर्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल थी। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी जी, गुड। अब बहुत बेहतर है, वो जॉब पे भी जाते हैं, अपना क्लिनिक भी करते हैं, अब बहुत फिट है माशाल्लाह वो। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। और नाज़रीन मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब एंटर हुई हूँ तो ये थे यहाँ पे मौजूद और इन्होंने बताया अपने वालिद साहब का, और बड़ी खुशी हुई है कि अल्लाह तेरा शुक्र कि उस लेवल पे पेशेंट का वापस आ जाना बहुत बड़ी बात है। जबकि अक्सर लोग ये कहते हैं जी डायलिसिस शुरू हो गया है, अब तो मुश्किल है, अब तो नामुमकिन है। जी, ऐसे ही बोला ऐसा ही था, कहते हैं ना? फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल वालों ने ऐसे ही बोला था कि ये अब ये प्रॉपर जो डायलिसिस होनी ही है, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन हमें किसी ने बताया था कि डॉक्टर साहब का, और हमने इनसे टाइम लिया और इनकी खिदमत में पेश हुए। और इन्होंने तो 2 माह का बोला था कि 2 माह मेडिसिन खानी, लेकिन कुछ हफ्ते में वो ना सब कुछ क्लियर हो चुका है। आपका नाम क्या है? अकील मेरा नाम। इनका नाम अकील है और समुद्री में रहते हैं। आप लोग जाके इनसे मिल भी सकते हैं, क्योंकि समटाइम लोग ये समझते हैं कि मे बी मशहूरी के लिए कुछ ऐसा हो, क्योंकि जो बंदा एक आप देखें 20 साल से एक काम कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको उस लेवल की कोई इतनी इसकी ज़रूरत हो। अल्लाह का शुक्र है, अच्छे जो आपके पेशेंट ठीक होते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। मेरी शाख लग गई जी वहाँ पे, हाँ। मोहल्ले में, उस इलाके में जहाँ पे ये रहते हाँ, हैं। क्यों नहीं, ये तो छोटा सा केस है मेरे पास, ये तो क्यूट केस है मेरे पास। ऐसे क्रोनिक केस भी ठीक हुए हैं, क्रोनिक केस भी जिनके 6 साल बाद डायलिसिस रुके हैं या 4 साल बाद, वो भी खैर यही रिसर्च मैं अमेरिका को देख रहा हूँ, हार्वर्ड। अभी इनके वाले साहब का मैं, इनके वाले साहब होते तो शायद मैं इंटरव्यू ना करवाता। ये मेरे पेशेंट ये खुद जब लोगों को बता रहे होते हैं ना, तो ये अंदर से निकल रही होती है। अभी भी इन्होंने अंदर से बात की है, अंदर से बात। नजर आ जाता लोगों को, यार ये बंदा वैसे बैठाया हुआ है, या अब मुझे ज़रूरत नहीं रही वैसे इनकी, अल्लाह का शुक्र है सर। यानी कि नज़र लग जाती है, मैं ज़्यादा देखता हूँ कि इसलिए नहीं इंटरव्यू करवाता। अच्छा, डॉक्टर साहब से मैंने बात की थी, डॉक्टर साहब कह रहे थे, कहते नहीं लोगों का बताते हैं ना कि ये इनका नज़र में बड़ा पक्का बिलीव है। वैसे नज़र जो है वो इस्लाम में है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नज़र की बात की है और आपने उसको उतारने का दम भी किया है और आपने लोगों को उसका बताया भी है। तो लिहाजा ये बात जो है, हम ये सोचते हैं हमारी दादियाँ नानियाँ कहा करती थी ये मत करो, नज़र लग जाती है, ये ना करो, हम सोचते थे एवं कह दिया लोगों के असरात आ जाते हैं, नज़र लेकिन भी, हो जाता है। लेकिन चले जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको भी सेहत जिंदगी दे और आपके वालिद साहब को भी। जी, जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है और हमेशा वो सेहतमंद रहें। अभी किसी मरीज को लेकर आए हैं, किसी और मरीज को अच्छा अच्छा अपने अच्छा साथ। अच्छा अच्छा, अब किसी और पेशेंट को जी, अब लेके मैं आए। अपने फूफो को लेकर आया हूँ, उनको भी ज़रा मसला बना था, तो मैंने कहा फ़ौरन उनके पास ही जाना है। नहीं ठीक है जी, अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा दे, उन्हें ये भी हमारी शिफा दे। दुआएं इनके साथ, डॉक्टर साहब के साथ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको मोहब्बत है जी। हमेशा ये मिठाइयाँ हमें खिलाते रहते हैं, मिठाइयाँ शिठाइयाँ, तो तोहफे शोफे लेकिन गिफ्ट डॉक्टर साहब तो लोगों को मिठाई मना करते होते हैं, नहीं खुद खा रहे हैं आज। लेकिन कभी कभी खा लेते हैं, जैसे कभी मोहब्बत कभी से खा खा लेते हैं, मोहब्बत से थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, जरा सा कभी कभी बदतमीजी भी हो जानी चाहिए। लेकिन चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो हमने अभी डॉक्टर साहब के पेशेंट से भी पूछा है, आपने सुना है, तो बल्कि मैंने उनका नंबर भी नोट किया है। मैंने कहा ये जब प्रोग्राम भी होगा तो आपको भी भेजेंगे, और बेशक आप भी उनसे, अकील और समुद्री से आए हैं, आप उनसे जाके खुद भी मिलके पूछ भी सकते हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है ये सारा। अच्छा सर, ये माशाल्लाह इस लेवल तक आप करते हैं, तो आपने कोई कॉलेज वगैरह नहीं बनाया जिसमें आप स्टूडेंट्स को कोई तालीम दें? क्योंकि बड़ी ज़रूरत है, मैं समझती हूँ। लाइफ में मैं एक सेंटर बना चुका हूँ पूरे पाकिस्तान में। मैं ओपीडी कर रहा हूँ, जैसे कल मैं जेलम जा रहा हूँ, परसों इस्लामाबाद में हूँ, फिर पेशावर में हूँ, फिर क्वाड में, फिर फैसलाबाद में। अच्छा, तो लाहौर की कब बारी आती है? लाहौर मोस्टली मेरा घर यहाँ पे है, लाहौर हेड ऑफिस है, नहीं, मेरी फैमिली है। जैसे आज मेरा पेशेंट है लाहौर में, अच्छा, ठीक हो गया। इसी तरह मैं भी 3 दिन 4 दिन का टूर है, फिर 1 दिन के लिए मैं आ जाऊँगा वापस 31 को।
पहली को लाहौर में हूँ, फिर 2 फैसलाबाद, 3 लाहौर, 4 मुल्तान, 5 को लाहौर को, 6 को फिर मैं कराची चला जाऊँगा, वहाँ पेशेंट है। फिर इसी तरह मेरा सारे पूरे पाकिस्तान में सेंटर पूरे बने हुए हैं। पाकिस्तान में सेंटर बने तो वो कोयटा है, फिर ये पेशावर है, अच्छा। तो सर कुहाड़ अभी है। थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस लेवल पे इतना जो एक्सपेंड आपने किया हुआ है ये सारा सिस्टम, तो इसको चलाने के लिए यकीनन देखें आप तो अपनी सर्विसेज जिस लेवल तक आप कर सकते हैं आप करते हैं। तो अब जैसे मुखैर हजरात आपने बताया है कि कुछ करते हैं हुकूमती लेवल पे, अभी सर ने जैसे बताया था कि बैतुल माल हमें थोड़ा बहुत करता है, तो ज़्यादा क्यों नहीं करता सर? ये दुनिया हमारी बहुत, ज़कात अगर प्रॉपर तरीके से अगर दी जाए तो वही बात है कि कोई आपको गरीब नज़र भी ना आए। देखिए जी, गवर्नमेंट तो जितना कर रही है उतना ही कर रही है। बाकी लोग जो मुखियर हजरात हैं जो तावन करते हैं, मैं सबसे बड़ा डोनर खुद इस इदारे का, माशाल्लाह। मैं एक बड़ी अमाउंट खुद देता हूँ रहमान फाउंडेशन को। जो मेरा बेसिकली ये 2 अदारे हैं, एक रहमान फाउंडेशन है जहाँ पे डायलिसिस हो रहे हैं, वो आपको विजिट कराएंगे हेल्थ ठीक सेंटर होगी में, इंशाल्लाह, अभी आपको भी दिखाते हैं। और इसके अलावा ये मेरा हर्बल सेंटर है जहाँ से मैं हर्ब्स के जरिए इलाज करता हूँ। मैं हर्बल डॉक्टर हूँ। ओके ओके। फाउंडेशन में हम जैसे बताया था कि पूरे पाकिस्तान में सेंटर बने हुए, लोगों के फ्री डायलिसिस हो रहे लेकिन हैं। डॉक्टर साहब आपका मैंने वो भी DHMS यानी आप होम्योपैथिक का भी मैं इलाज करते अल्हम्दुलिल्लाह होम्यो डॉक्टर भी हूँ, हर्बल डॉक्टर भी हूँ, मैं आयुर्वेदिक भी हूँ, मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर मैंने MD भी किया है। हैं। अच्छा मैं नाइस, गज़ाओं से भी इलाज करता हूँ, मेरा कुछ रूहानियत वाले मामलात भी हैं। बिल्कुल ठीक। मिल के ये फार्मूला सारा काम हो रहा है। तो डायलिसिस का डिले होना और रुक जाना या डायलिसिस रोक देना वाकई एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और बात ये है हम सर। कर रहे हैं। और ये लेकिन आमतौर पे लोग इसके मेरे वालिद expect नहीं करते साहब, आप। मेरे वालिद साहब एलोपैथी डॉक्टर थे, बड़ा नाम था अच्छा। डॉक्टर नियाज साहब, अल्लाह उनके हाथ में भी बड़ी शफा थी। कुछ विरासत से चीज़ें मिली मुझे, कुछ हमारे अपने अजीज़ों में एक बच्चे की डेथ हुई जो डायलिसिस पे था, ट्रांसप्लांट भी हुआ नहीं हो सका बेचारे का, तो लाखों रुपये लगा, वो बच्चे की डेथ हुई। तो तब मुझे इस शोबे पे आना पड़ा। उससे पहले मैंने पाकिस्तान के अंदर पहला हॉस्पिटल मैंने बनाया था नशे, जो औरतें नशा करती हैं। ओह यस। तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस था उस टाइम, नवाज शरीफ के घर के अपोजिट मैंने बनाया था 18 इंच मॉडल टाउन में। मेरा 11 साल शोबे में एक्सपीरियंस है। कोई फार्मूला ढूंढा है जिससे दोबारा बंदा नशा नहीं करता। अच्छा, वेरी गुड। तो ये भी मैं चाहूँगा आने वाले वक्त में। सर ये बात दोबारा रिपीट कीजिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने की है कि एक ऐसा फॉर्मूला है इनके पास कि जो लोग नशे के आदी हैं वो दोबारा नशा करता नहीं है। सर ये तो बहुत बड़ी बात बड़ी है, अच्छी, ये भी कोई शक क्योंकि नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ये तो नशा जो करने लग जाता है वो तो मर जाते हैं इस ऐसे नशे ही में, मैं कहाँ खत्म होता है। नाम नहीं लेना चाहूँगा इदारों का जो यहाँ पे काम हो रहा है पाकिस्तान में, चंद एक इदारे हैं वो वहाँ पे। लिखा होता है वो नशे में वो तनहा ना रह जाए, तो इस तरह उस तरह इस तरह। मसला ये है कि उधर इलाज नहीं है। अच्छा। वो एक नशा छुड़वाते हैं, दूसरे नशे पे लग जाता है बंदा। ट्रैंक्विलाइजर ही दे रहे होते हैं वहाँ पे, नशा छुड़वा के दूसरी नशे वाली मेडिसिन दे रहे होते हैं, ताकि वो सोता और रहे। हल नहीं है ना। ताकि वो सोता रहे, ना उठे ना नशा करे। वो मतलब कि ऐसा भी करते हैं, विड्रॉल कंडीशन से निकालना होता है। इस पे हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे नशे के ऊपर। हाँ बिल्कुल करेंगे अरे ये सर, किलादा बड़ा चीज़ जरूरी है, उसमें मैंने बड़ा ज़िंदगी लगाई है और मैंने देखा है कि 95% लोग दोबारा रिलैप्स हो जाते हैं जो भी इलाज में जितनी भी बनी हुई हैं। और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा आप सही कह रहे हैं हूँ। नशे में 95% 96% लोग दोबारा नशा शुरू कर देते हैं। शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। हमारे पास जो फार्मूला है, अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा जाके 96% लोग नहीं करते और 4-5% होते हैं जो दोबारा रिलैप्स हुए हैं, रिलैप्स। क्योंकि हम अंदर से तलब ख़त्म करते हैं। एक बंदा नशा छोड़ रहा है, उसको स्मोकिंग भी मिल रही है, उसको सादा सिगरेट भी मिल रहा है, पक्का सिगरेट भी मिल रहा है, और भी नशे वाली चीज़ें मिल रही हैं, तो अंदर से तलब तो ख़त्म ही नहीं हो रही। ना उसको ज़ेन चेंज कर रहे हैं हम लोग, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, ना उसको दीन की तरफ ला रहे हैं कि भाई किस लिए पैदा हुए तुम दुनिया में, किस लिए आए हो। कोई गोल नहीं बनाते हम कि जाके वो बंदा नशा क्यों ना करे, क्यों ना करे, क्या जब वजह गोल है? कोई जब तक नहीं गोल कोई नहीं है, टारगेट नहीं है, तो बंदे दोबारा लैप्स हो जाते हैं। उनकी वीकनेसेस भी रहती हैं, उनके मसाइल भी रहते हैं, वो बंदे नशे पे वापस आ जाते हैं। और उसमें मैंने काम किया बड़ा मेहनत से, वो फार्मूला है। मैं दोबारा एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूँ और ये फाउंडेशन के ज़रिए बनाऊंगा, NGO के ज़रिए। पहले मैंने खुद बनाया हुआ था, ज़ाती बनाया हुआ था, 11-12 साल मैंने खुद काम किया। लेकिन वो बैड लक हुई जब ये मुशर्रफ का दौर आया और नवाज शरीफ को जब उन्होंने उठाया घर से, वो हमारे बिल्कुल मॉडल टाउन, उनका बिल्कुल अपोजिट हमारा सेंटर था नशे का। अच्छा, तो पेशेंट कुछ भाग गए, मुख्तसर मुझे अदारा बंद करना पड़ा। वो एक बड़ा मुश्किल काम था। बहरहाल मैं उन दिनों में ये मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। मैं अभी उस फील्ड में था, मेरा हॉस्पिटल था जब मेरे अपने अजीज़ों की बच्चों की डेथ हुई। तब मुझे किसी ने कहा कि जनाब उन्होंने मेरा तारुफ करवाया कि ये डॉक्टर साहब हमारे दामाद हैं, हमारे नई मेरी शादी हुई थी, तो ये नशे का इलाज करते हैं। तो उन्होंने मुझे मजाक किया कि अगर आपके पास नशे का इलाज है तो ढूंढें, गुर्दों का इलाज भी, डायलिसिस में भी काम करें, इसका इलाज कोई नहीं है। और अभी तक कोई नहीं है मेडिकल के मुताबिक, अभी तक डायलिसिस का इलाज कोई नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि हमने कोई ऐसा फार्मूला ढूंढा, 2003 की बात कर रहा हूँ जब से मैं इस काम में आया, और ऐसी फार्मूला ऐसी चीज़ें ढूंढी। अल्कलाइन पे मैंने काम किया,
ये एसिड बढ़ा हुआ है सारा, यूरिया, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल सब एसिड है, सही बात, सही बात। यूरिक एसिड, ये सब एसिड है। तो हमने जब हिकमत में मैंने काम किया तो पता चला कि हिकमत क्या कहती है। हिकमत ये कहती है कि इंसान बेसिकली 3 चीज़ों का मजमुआ है, जी। वो एसिड है, अल्कलाइन है और सॉल्ट है। इंसान जब भी कभी बीमार होता है इन चीज़ों की कमी पेशी का नाम कमी बीमारी पेशी है, के साथ। बेतदाली का नाम बीमारी है। तो हमने पता किया कि ईदी साहब क्यों जा रहे हैं डायलिसिस पे, हमारी मैडम नूर जहाँ क्यों चली गई, ये हमारे बब्बू बराल, ये रंगीला, ये मस्ताना, ये नुसरत अली खान। ये क्यों पता चला कि बॉडी के अंदर एसिड बढ़ गया है, अल्कलाइन कम होगी और नमकियात में कमी बेशी आ गई। सोडियम कम हो गया, फास्फोरस बढ़ गया, पोटाशियम बढ़ गया, कैल्शियम कम हो गई, यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, HB कम हो गया। ये सब चीज़ें इनबैलेंस हुई हुई हैं। हमने फिर मेहनत करके दुनिया में नई चीज़ें ढूंढी हैं। एसिड पता किया कौन सा एसिड है हम खा रहे हैं, हमने अल्कलाइन ढूंढी है। ये ग़िज़ाई चार्ट जो है, ये ग़िज़ाई चार्ट बनाया है 2.5 साल की मेहनत से कि ये चीज़ें एसिड है, आलू एसिड है, गोश्त एसिड है, दालें कौन कौन सी एसिड है, कौन सी सब्जियों में एसिड है, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, संगाड़े में कितना एसिड है, मूंगफली में कितना है, फलां चीज़ में सब नोट है। सब चीज़ें, ये चीज़ें नहीं खानी हमने, ये सब चीज़ें खानी है। आंवले का मुरब्बा खाना है, ये हम देंगे, आप बीच में लगाइएगा। नहीं, इसको ये बिल्कुल तो ये ये ऐसे भी दिखाती हूँ। सिरका, हमें ये पता नहीं है कि अल्कलाइन किन चीज़ों में है। हम एसिड ही खा रहे हैं, हमारे बच्चे एसिड खा रहे हैं, शवारमे, बर्गर, ये फूड, जितना भी चिकन खा रहे हैं सब एसिड है। बच्चियाँ जवान हो रही है, हमारी हार्मोन चेंज हो रहे हैं। अब ये एसिड खा कर के बेड़ा गर्क कर लिया हमने, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। हमने ये अल्कलाइन ढूंढी है। अब सुन के हैरान हो गया अल्कलाइन क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे प्यारे नबी पाक को पसंद है, और वही चीज़ें हमने बताई हैं अमेरिका को, हार्वर्ड को, हम अंग्रेज़ों को बता कर आया हूँ मैं कि यार ये चीज़ें खानी चाहिए और ये नहीं खानी चाहिए। ठीक हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अल्लाह ने बड़ी आसानियाँ पैदा फरमाई हैं, और एक नई दुनिया को रिसर्च हम देने लगे हैं कि ये एसिड खाने नहीं चाहिए और ये खानी चाहिए। और इस पे हम मरीज़ को डिले कर लेते हैं 10 साल डायलिसिस पे, 15 साल। अगर शुरू में मरीज़ मेरे पास आ जाए तो मैं उसको डायलिसिस से डिले कर लेता हूँ अगले 10 साल 15 साल। तो ये वो ग़िज़ाई चार्ट है, इसको बड़ी मेहनत से बनाया गया, 2.5 साल लगे मुझे इसको बनाने में। तो अल्लाह का शुक्र है कि इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ग़िज़ाई चार्ट है जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ें लिखी हुई। वैसे तो खैर मैं ये इनसे एक लेके तो वैसे भी हम इसको करेंगे, लेकिन आप ड्यूरिंग प्रोग्राम भी आप इसको देख सकते हैं कि इसमें। अच्छा सर, ये तो वाकई बहुत आपका, बहुत मैं समझती हूँ बहुत कंट्रीब्यूशन है इंसानियत के उसमें। अच्छा, तो आजकल वैसे सर आप जैसे आप कह रहे हैं कि लोग एसिड ही खा रहे हैं, इंक्लूडेड माई सेल्फ, मैं समझती हूँ, मैं भी अगर खाने निकलूँ तो मैं भी, मेरा ख्याल है कि चिकन खा लूँगी, इस तरह कर लूँगी, इस तरह कर, और यही रीज़न है कि आप वज़न आपका बढ़ रहा है और यानी मोटापा देखिए कितना आम होता जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही है ज़्यादातर। तो ये मैं फिर कहूँगा एसिड ही हम खा रहे हैं, मोटापा, हमारा जिगर हैवी हो रहा है, हमारे मैदे के मसले आ रहे हैं, गुर्दों के मसले आ रहे हैं। एसिड वाली चीज़ें कम करनी है। एक प्रोग्राम मैं चाहूँगा सिर्फ इस पे हम करेंगे, ग़िज़ाई चार्ट पे, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। अगर मुख्तसर में नाज़रीन को चाहूँगा मेरी ज़ात से फ़ायदा हो कि हमें अल्कलाइन वाली चीज़ों में क्या चीज़ें आ जाती हैं। पपीता आता है सबसे ज़्यादा अहम, पपाए, आड़ू, खरबूजा, फिर अंजीर, फिर सिरका, फिर कद्दू शरीफ, फिर ये मेथी दाने, मेथी, बेशुमार चीज़ें हैं जो मैं शायद अभी, आंवले का मुरब्बा जो हम खिलाते हैं मरीज़ों को, हम कहते हैं आंवले का मुरब्बा खाओ यार, उसमें एसिड, उसमें अल्कलाइन है। अगला तो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनका मैं नीचे लेके आता हूँ सब चीज़ें। तो बहरहाल ये सारे मुरब्बों में लोग शुगर भी तो डालते हैं, नहीं डालते, लेकिन हम फीका करके उसको पानी, उसका शीरा निकाल के तो मरीज़ों को हम कहते हैं सुबह नाश्ते में वो खाए। मैं अब ऐसी चीज़ अभी बताऊंगा तो शायद समझ ना आएगी। तो मेरे पास जब लोग आते हैं इलाज के लिए, वो मेरी बात मान रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उनको अंदर आने में टाइम लगता है, उनका ज़हन दूर दूर से आए होते हैं, वो फिर मेरी बात को मानते हैं कि यार जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ये आपकी बात माननी जाएगी, ये लाखों लोग देखेंगे। तो लेकिन अगर अभी हम बताएंगे ना कि यार शुगर वाले मरीजों का, हम शुगर वाले मरीजों के लिए हम गुर्दों की बात कर रहे हैं कि गुर्दे वाले मरीजों का ऑटोमेटिक ही शुगर कम होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि गुर्दे ख़राब होने की बड़ी वजूहत है, उसमें जो 10 बड़ी वजह है उसमें एक बड़ी वजह शुगर है। गुर्दे ख़राब होने की बड़ी वजह शुगर है, शुगर का हाई रहना, दूसरी वजह ब्लड प्रेशर का हाई रहना, तीसरी वजह पेशाब के अंदर प्रोटीन का आना, चौथी वजह स्टोन्स का बनना, पांचवी वजह पानी का कम इस्तेमाल, हमारी खाद्य, हमारा पोल्यूशन, हमारे कुश्ता जात, हमारी एंटीबायोटिक, हैवी किस्म की मेडिसिन, हमारे अपना
टेस्ट ना करवाना, ये भी एक वजह बनती है, गुर्दों के टेस्ट ही नहीं कराते, टेस्ट ही लोग करवाते हैं, हमारा ऐसा गुजर वर्जिश जाता है, टेस्ट वर्जिश नहीं नहीं करते। तो बेशुमार वजूहत हैं जिसकी बिना पे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमें उनको भी देखना है, हमें डायलिसिस से भी बचना है, अपने गुर्दों का भी ख्याल करना है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरी ज़ात से जो फ़ायदा, मैं अक्सर टीवी पे मेरे प्रोग्राम आते हैं, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ खुदारा अपने बच्चे का शवारमा कम कर दें उसकी ज़िंदगी से, एक बर्गर कम कर दें, उसके टेस्ट होते हैं RFT टेस्ट करवाएं, RFT टेस्ट करवाएं, अपने गुर्दों के टेस्ट होने चाहिए, हमें पता चलता रहना चाहिए हमारे गुर्दे क्या पोजीशन है, हमारे गुर्दे कितने काम कर रहे हैं। एक ख़तरनाक बात बताना चाहूँगा, हालांकि मैं ख़तरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल करता नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है कि पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ है कि 90% लोगों को पता चला है, उनको पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं, 90% लोगों को। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि हम अपने टेस्ट ही नहीं कराते, नहीं तो सर लेकिन उनको वो जो एक कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आते। बड़ी अजीब सी बात इसमें हम एक करेंगे कि सिम्टम आते ही नहीं है। जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो गुर्दों में दर्द ही नहीं होती, किसी मरीज़ को दर्द नहीं होती। जब गुर्दे ख़त्म होते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे खुदा न खास्ता देखें पेनलेस हार्ट अटैक भी तो होता है ना, लोगों को पता वो पता चल जाता है। खैर जब हार्ट अटैक होता है कई लोग बच जाते हैं, जब गुर्दे ख़त्म होते हैं पता नहीं चलता, ओह माय गॉड, पेन ही नहीं होती। गुर्दे ख़त्म होते हैं तो क्या होता है, दिल ख़राब होता है, मतली होती है, वॉमिटिंग आती है, सांस फूलता है, कमज़ोरी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद कम होती है, रात को नींद उठ जाना घबरा के, और क्या कहाँ गुर्दे नज़र ही नहीं आ रहे। हम अपने मैदे का इलाज कर रहे होते हैं, जिगर समझते हैं, हम समझते हैं कोई खाना गलत खाया गया है, हम गलत डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं, गलत मौलवियों के पास जा रहे होते हैं। उनमें डॉक्टर का क्या कसूर, उस मौलिक का क्या कसूर। बार नाज़रीन हमें सबसे बचना है इन परेशानियों से, तो हमें अपने टेस्ट करवाने हैं, RFT टेस्ट, ताकि हमें बर वक्त पता चलता रहे हमारी क्या पोजीशन है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा फिर क्वेश्चन वहीं पे है कि ये इतना सारा कुछ करने के बाद मैं समझती हूँ कि कोई एक ऐसा कॉलेज भी आप बनाएं जिसमें आप मुस्तकिल कोई लेक्चर भी दें। मैं अमेरिका अभी होकर आया हूँ, मैं वहाँ पे अब लेक्चर वहाँ पे बात करके रिसर्च देकर आया हूँ। अभी जून में जा रहा हूँ दोबारा, तो ये मैं पहले एक मेरा हो जाए वहाँ पे जनरल में छप जाए मेरा। अभी मना किया है बुजुर्गों ने भी, और भी कि अभी ज़्यादा ना करें। अभी मेरा बहुत बड़ा ये काम होने वाला है, पाकिस्तान का नाम होने वाला है। एक रिसर्च को देने दुनिया को दिया है कि कैसे हम डायलिसिस को डिले कर सकते हैं। फिर मैं चाहूँगा कि ये अल्कलाइन पे इस तरह पे मैं बात करूँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, जो मेरे पास इल्म है मैं दे के जाऊँ, बल्कि होना चाहिए वापस लेके ना जाऊँ। ये इल्म जो है अगर आप इसको जितना भी फैलाएंगे तो बढ़ेगा इंशाल्लाह। इल्म खुदा न खास्ता ये साथ जाने वाली ये तो वो तो बस आप अपनी सवाब दुआओं में याद रखें। डायलिसिस सेंटर जो हम चला रहे हैं मुश्किल में होते हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं वो ज़रूर तावन करें इस इदारे के साथ। चलें जी, इस चैनल के हवाले से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारे दोस्त जो मुखय्यर हज़रात हैं जो कुछ देना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब का भी स्क्रीन पे नंबर भी आएगा इनका। रहमान फाउंडेशन वैसे तो फेमस जगह है, कोई ऐसी बात नहीं, तो फिर भी आप देखें कि हाथ का दिया ही आपके काम आना है और ये सदका जारिया है। अगर किसी मरीज़ को कोई शिफा हो जाती है आपके कोई थोड़ी सी हेल्प करने से, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी और बात है कोई नहीं कायनात में। यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली जो फाउंडेशन है वहाँ पे फ्री डायलिसिस हो रहे हैं, फ्री इलाज हो रहा है। ये मेरा अपना ज़ाती इदारा है जो हर्बल सेंटर है। मैं यहाँ पे लेता हूँ लोगों से, जो गरीब है मुस्तिक है उनका फ्री होता है, और जो दे सकते हैं हम उनसे लेते हैं, ताकि मैं यहीं से उस अदारे की हेल्प कर रहा हूँ जो सामने हमारा अदारा है रहमान फाउंडेशन। और जो मुस्तिक होते हैं उनका इलाज फ्री करता हूँ, जो दे सकते हैं उनसे मैं लेता हूँ ताकि ये अदारा चलता रहे। अच्छा नाज़रीन, मैं थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे वजाहत करना चाहूँगी कि जो इनका डायलिसिस सेंटर है ना वो फ्री चल रहा है। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना, डायलिसिस सेंटर जो वो फ्री चल रहा है, और अदरवाइज ये जो OPD इनकी अपनी है डॉक्टर साहब की, यहाँ इनकी नॉमिनल सी फीस है। आजकल जितनी को बहुत ज़्यादा फीसें हैं, इतनी ज़्यादा फीस डॉक्टर साहब की नहीं है, लेकिन बाहर यहाँ पे फीस है इनकी जो इनकी OPD है, लेकिन इनका जो डायलिसिस सेंटर है वो फ्री है। तो ये जनाब डॉक्टर साहब की बड़ी एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। अल्लाह ताला इनको अजर अजीम दे, और ये सदका जारिया है माशाल्लाह। और मैं समझती हूँ दुनिया में आने का ये मकसद भी है, वरना कहते हैं ना दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कब ना थे, करो बयां यानी फरिश्ते वगैरह अल्लाह की बड़ी इबादत करते थे। पकड़ इबादत पे इतनी ज़्यादा होनी नहीं है, वो भी करोगे, लेकिन ये है कि जो अल्लाह के इंसानों से मोहब्बत करना है वो तो कमाल बात है। अच्छा तो सर ये चले, अब ये बताइए कि माशाल्लाह इतने सफ़र आप करते हैं यहाँ वहाँ इधर उधर, तो अपनी सेहत को फिट रखने के लिए, और माशाल्लाह यू आर फिट फॉट, तो क्या एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा एक नुस्खा बताइए। बस ये जज्बे हैं सारे, जितना मैं सफ़र कर चुका हूँ दुनिया का इन 20 सालों में,
मैं अगर अपना नाम लिखवाना चाहूँ गिनीज वर्ल्ड बुक में मेरा नाम आ सकता है। मैं कोई 1,50,00,000 माइलेज सफ़र कर चुका हूँ दुनिया 1,50,00,000 माइलेज दुनिया का। और इसमें इंग्लैंड भी है और पाकिस्तान भी है और भाई दुबई भी है, सऊदीया भी है, इंडिया भी है, मलेशिया भी है, रशिया भी है और साउथ अफ्रीका भी है। काफ़ी मुल्कों में मैं सफ़र किया और कर रहा हूँ। बहरहाल ये एक जज्बे से काम हो रहा है और अल्लाह ताला मरीज़ों की दवाएं मेरे साथ होती हैं, जो मेरे जिनका मैं इलाज कर रहा होता हूँ, फ्री कर रहा होता हूँ, उनकी दवाएं भी साथ शामिल होती हैं। यही वजह है। बहुत अच्छा, तो अच्छा अब एक बात अगर आप बताएंगे किसी को स्मार्ट, अल्लाह वो कहें जी अगर किसी को हम स्मार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ अगर एक चीज़ आप उसको बताना चाहें कि भाई पहले इसको तो स्टार्ट करो, तो वो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आप क्या मशवरा? सबसे पहले ये बादी चीज़ें बन ये गई common है। problem है वैसे हम सबको बादी बड़ा। चीज़ें जितनी भी हैं, उसमें आलू है, उसमें बेशुमार चीज़ें जो बादी में आती हैं वो कम अच्छा, करें। वो चावल हैं और उसके अलावा कोशिश करें गोल बनाएं अपना, एक कागज़ पे लिखें कि मैंने इतना वज़न कम करना है। जब आप गोल बनाते हैं, फिर गोल बनाना भी एक फ़न है। मिसाल मैं दे दूँ कि आपको 15 किलो वज़न कम करना है या 20 किलो, अभी आप अपना गोल बना लेंगे 20 किलो कम करने का, तो आपसे नहीं होगा, बोलेंगे दफ़ा करो यार, ऐसे जैसे मैं हूँ ठीक, वैसे ही मैं गुबलू गुबलू अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम ये बना लें कि नहीं यार हमने 5 किलो वज़न कम करना है, तो आप पहले लिखें, छोटा गोल बनाएं कि 5 किलो वज़न कम करना है, बाकायदा लिखना है कागज़ पे अपनी लिखाई से। मेरा वजन कम करवा ही देंगे। अच्छा, अब क्या होगा 15 कि किलो करवा नहीं, ये 25 दिनों में वज़न कम होता है लिखने से। अच्छा, राइट। आप सुन के हैरान होंगे, मैंने बाहर से क्लासेस ली हैं माइंड पावर की, जो मैं मेरी कामयाबी में मेरे ये ब्रायन ट्रेसी, टॉम मैकार्थी, एंथनी रॉबिन, ये मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने सीखा है गोल बनाना, टारगेट बनाना, फोकस करना। प्रोफेसर मोहित साहब, बड़े लोगों से मैंने ये क्लासेस ली हैं बाहर के मुल्कों में। बहुत ज़रूरी तो ये ज़रूरी है कि हम अपना गोल तो बनाएं कि हमने दुनिया में आके करना क्या है। जब आपका गोल बनता है ना कि मैंने 5 किलो वज़न कम करना है, तो आप लिखेंगे कागज़ पे, में अपना नाम लिखेंगे नीचे, फिर अपने साइन करेंगे, फिर अंगूठा लगाएंगे स्याही वाला, जैसे हम स्टाम्प पेपर पे लगाते हैं, फिर हम डेट डालेंगे कि किन डेटों से हमने वज़न कम करना है, इसी साल या अगले साल, किस महीने से, इसी महीने से, हाँ जी इसी महीने से। आज आप अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लिखाई होगी पूरी, क्या बात, और वो डेट डलेगी कि इस दिन से आज, मिसाल है ये प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 जनवरी है, तो आप 1 फरवरी का रख लें, 1 फरवरी 2023 था जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, 25 फरवरी 2023 जब ये आप लिख के यहाँ लगाएंगे, ये लगेगा आपका गोल इधर, ये गोल इधर लगेगा, आपकी नज़र पड़ रही होगी, जिसमें लिखा होगा कि 5 किलो वज़न कम करना है, और ये आपका नाम लिखा होगा, सारा साइन किए होंगे। अपनी लिखाई से प्यार होता है, अपने साइनों से प्यार होता है जी। फिर आपका गोल बना होगा ना, आप हैरान होंगी कि बिरयानी आप खा नहीं पाएंगी, आगे पड़ी होगी, ये इजाज़त नहीं देगा, ये इजाज़त दे रहा दिल करने को, खाने को, कहेगा नहीं, गोल टूटेगा, तो वो आप काम नहीं कर पाएंगी। ये मेरे गोल हैं कि 100 सेंटर मैंने बनाने 8 मैंने बना दिए हैं, 1 करोड़ रुपए का खर्चा है इन 8 सेंटरों को बनाने के लिए, हर माह चाहिए, हर माह और अल्लाह ताला दे रहे हैं, मैं चला रहा हूँ। मैंने 92 और 2 और नए बन रहे हैं हरीपुर में और पेशावर में, उसकी ओपनिंग अगले माह, इस 30 जनवरी को हम सियालकोट में एक नई मशीन का इफ्तिताह कर रहे हैं। तो 90 रह गए, तो अमेरिका वाले कहते हैं यार 90 क्या, हमसे 900 बनवा लें, सारा खर्चा हम देंगे, 900 का हर माह चलाने का खर्चा, हर साल चलाने का खर्चा देंगे, 10 साल के लिए वो मुझे रॉयल्टी देंगे, एक बहुत बड़ी फंडिंग करेंगे वो। मेरे अल्लाह ने चाहा, ये मेरी नीयत है, तो मुझे रास्ते बन रहे हैं, मेरे अजीज़ हैं, मुझे जगह दे रहे हैं यहाँ मोलनवाल में कि आप बनाए सेंटर, हमसे जगह लें, बेशुमार लोग देना चाह रहे हैं, तो ये सेंटर भी बनने हैं, ये मेरे गोल भी पूरे होने, मेरे ख्वाब भी पूरे होने। क्यों? मैं इसको 2003 में लिख चुका हूँ कागज़ अच्छा, और सिग्नेचर करके थंब रखा हुआ है, और मैं कभी भी लगा चुका हूँ। फिर अल्लाह से बंदा मदद मांगता है, फिर अल्लाह की मदद आती है। अभी राहत भाई आए थे, राहत फतेह अली खान हमारे पास, वो हमारे इन्वेस्टर बन गए, पिछले दिनों आए हुए थे, वो एक प्रोग्राम मुझे देने लगे बहुत बड़ा, अच्छा माशाल्लाह, पाकिस्तान में भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, दुबई में भी, 4 प्रोग्राम हमें दे रहे हैं फंड रेजिंग के। तो ये नियतों के फल है ना, नियतों के। उसकी वजह ये है कि ये जो अदारा है ना रहमान के नाम से, अक्सर लोग पूछते हैं यार कैसे चल रहा है, आप सुन के हैरान होंगे कि मैंने बाकायदा कुरान पे हल्फ दिया हुआ है, सुभान अल्लाह, बाकायदा हल्फ दिया हुआ जिसके कुरान नाम पे बनाया है वो चला रहा है, और इसका 1 रुपया भी मुझ पे हराम है, मेरे बच्चों पे हराम। अल्लाह, मुझे इसलिए किसी जर्नलिस्ट से डर नहीं लगता, किसी एजेंसियों से डर नहीं लगता, मैं जेन्युइन काम कर रहा हूँ। मैंने खुद अल्लाह से वादा किया हुआ है कि ये पैसा अमानत है उसकी, मैं खुद 25 लाख रुपए देता हूँ हर माह, कमाता हूँ, मैं खुद देता हूँ हर माह।
مجھے اس لیے، اور باقی لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، مخلص ہیں، میری ساتھ ٹیم بڑی مخلص ہے. بہت اچھی بات. تو اللہ تعالیٰ میں کامیابی سے نواز رہے ہیں. بس اور آپ دعاؤں بچے میں بھی یاد ماشاءاللہ رکھیں. اسی سائڈ پہ میں بچے بھی بیٹی کو بھی ڈاکٹر بنا رہا ہوں، ایک بیٹے کو بھی، اور میڈیکل میں کر کے پھر میں اس کو ہربس کی طرف لا رہا ہوں. ہاں میں نے تو محنت کر کے کمایا، نام اپنا کما رہا ہوں، اللہ کو شکر عزت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آج کے دور میں پہلے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دلا کے پھر میں لا رہا ہوں دوسری طرف. اس طرف آئیں، یہ فارمولہ اللہ نے دیا ہے، اور لوگوں کو بھی، یہ امریکہ کو بھی دینے لگا ہوں تاکہ انسانیت میں بھلا ہو. کیا بات بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ جناب. یہ تھی ہمارے ساتھ وقار احمد نیاز صاحب، ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب. بڑی خوبصورت بڑی مفید باتیں انہوں نے کی ہیں، اور آپ نے بھی اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے. اپنے آپ سے وعدہ بہت بڑی بات ہے کرنا، پھر اس کو نبھانا بھی ساتھ. وہ ماشاءاللہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ابھی تو ڈاکٹر صاحب تھوڑے بیزی ہیں، 2-4 پیشنٹ ہیں اور بھی دیکھیں گے، تو وہاں پہ جا کے جو ان کا ڈائلسس سینٹر ہے وہ بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. اور جو خدا نخواستہ غریب لوگ ہیں جو پیسے نہیں دے سکتے، وہ فری، ان کا فری علاج ہے. لیکن جو پے کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کے نام پہ دیں بلکہ اس ادارے کو، تاکہ اس میں یہ ہے کہ کسی اور کا بھلا ہو جائے. تو آج کا ہمارا یہ بہت اچھا انفارمیٹیو پروگرام ہے، ہمارا ہیلتھ اینڈ فٹنس جو ہمارا پروگرام ہے، اس کے اندر یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو لیا ہے. تو ابھی آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے، وہ بھی ساری چیزیں آئیں گی. لیکن پھر بھی ایک جاتے جاتے چھوٹی چھوٹی بات یہ بھی کرتی ہوتی ہوں کہ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے. اور وہ خیال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی ضروریات آپ ان کے کہے بغیر پوری کرتے ہیں تو وہ خیال رکھنا ہوتا ہے. اور اللہ اس انسان سے بہت محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا جناب. زندگی بخیر، دوبارہ پھر ملاقات ہوگی، پھر کسی اچھے پروگرام کے ساتھ، کسی اچھی شخصیت کے ساتھ لائک ڈاکٹر صاحب. تو نرگس نائک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. ہاں جی، تو ناظرین آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ہے ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب سے، جو کہ اسپیشلسٹ ہیں خاص طور پہ کڈنی اور شوگر کے پیشنٹس کے. یہاں پہ ان کا ڈائلسس سینٹر بھی ہے، اور جو انہوں نے پورے ویسے پاکستان میں 8 ڈائلسس سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ گول ہے کہ وہ 100 ڈائلسس سینٹر بنائیں گے. اللہ تعالیٰ شفائی دے سب کو، کسی کو نہ ہی ضرورت پڑے، لیکن پھر بھی انسان ہے، اس کے ساتھ ساری چیزیں، ساری قباحتیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو آپ کی ڈاکٹر صاحب کے جو ڈائلسس سینٹر ہے یہاں پہ، جو لاہور کی بات کر رہی ہوں، یہ ماڈل ٹاؤن میں 133 جی میں ان کا یہ او پی ڈی کلینک ہے. یہاں پہ وہ ایک نومینل سی انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ جو 133 ہے وہاں پہ ان کا ڈائلسس سینٹر ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. تو آئیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کا بلکہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ سارا ان کا ہے. فادر بھی ڈاکٹر تھے، بچے بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں. تو یہ اسی تحت اپنے سارے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے انسانوں کی ہیلپ کرتے ہیں. اللہ انہیں اس صدقہ جاریہ جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، خدا انہیں جزائے خیر دے. تو آئیں آپ کو ڈائلسس سینٹر کی وزٹ کرواتے ہیں. تو ناظرین یہ ڈائلسس سینٹر ہے رحمان فاؤنڈیشن کا جو ہے، جو فری آف کاسٹ ہے، اور جو ڈیزرونگ ہمارے پیشنٹ ہیں ان کے لیے ہے. اللہ سب کو شفا دے. لیکن بہرحال زندگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں. تو آئیں ہم آپ کو اندر کا وزٹ کرواتے ہیں، اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہاں پہ علاج کیا ہوتا ہے، کیسے، کہاں، کیسے لوگ یہاں پہ ہیں، اور کیا طریقہ علاج، ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. یہ جی ڈائلسس سینٹر ہے ڈاکٹر وقار احمد صاحب نے جو بنایا ہوا ہے، جہاں پہ فری آف کاسٹ پیشنٹس کا علاج ہوتا ہے. اور یہ جو ڈائلسس کے ٹیکنیشین ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. تو بیٹا نام بتائیں اپنا. محمد شبیر میرا نام ہے. محمد شبیر نام ہے. تو ڈیلی کتنے ڈائلسس ہو جاتے ہیں؟ ہماری ادھر 2 شفٹس ہوتی ہیں، نیگیٹو سائڈ پہ، تو ادھر 7 مشین اس سائڈ پہ ہے. اچھا. تو ادھر پازیٹیو سائڈ ہے، 5 مشین اس سائڈ پہ ہے. یہ نیگیٹو پازیٹیو کیا ہے؟ جن کو پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہوتا ہے نا، اس کو ہم پازیٹیو پیشنٹ کہتے ہیں. اور جو پیشنٹ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بغیر ہوتے ہیں ہم ان کو نیگیٹو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی خدا نخواستہ اگر کسی پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے تو اس کو یہ پازیٹیو پیشنٹ کہتے ہیں. ان کو علیحدہ لٹاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا ڈائلسس ہوتا ہے. اور جو پیشنٹس ان بیماریوں سے علاوہ ہیں ان کا جہاں ڈائلسس ہوتا ہے اس کو نیگیٹو کہتے ہیں. جی ایسا ہی ہے، کیونکہ ویسے وہ موسٹلی ہاسپٹلز جو ہوتے ہیں نا، کامن جو پرائیویٹ سینٹرز ہیں، تو وہاں پہ ایسا کوئی نہیں سسٹم. ہم نے بالکل سیپریٹ بلڈنگ رکھی ہے، رومز ہی علیحدہ علیحدہ ہیں.
सेपरेट कहते हैं, हमने सेपरेट बिल्डिंग रखी हुई, रूम्स भी अलग अलग हैं, ताकि अल्लाह ना करे कोई एक तकलीफ का इलाज करवाने आए तो दूसरी मुसीबत ना उसके गले पड़े। क्योंकि ये वायरल है तो इसलिए पेशेंट टू पेशेंट होता है, तो इसलिए कोशिश यही होती है कि पेशेंट को ना इसे जितना भी सेफ रखा जाए तो उतना भी, बाकी हाइजीनिक भी हम पूरा ख्याल करते हैं, तो जितना भी डिस्पोजेबल हम रीयूज़ नहीं करते, डलाइजर भी ये वो सारा एक दफ़ा ही यूज़ होने होता है। यहाँ 2 शिफ्टें हैं, मॉर्निंग की इवनिंग की, जैसे अभी हमें डायलिसिस टेक्नीशियन जो हैं शबीर साहब उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे ये दूसरी तो 1-2 पेशेंट्स हमारी फ़ीमेल हैं, तो ये जो हमारे मेल पेशेंट हैं थोड़ा सा इनसे भी पूछ लेते हैं ताकि आप तक इनके व्यूज़ भी जाएँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या नाम है आपका सर? इनका नाम शहबाज अहमद है। कि आपका ये जो डायलिसिस हो रहा है तो ये फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है, और कब से तकलीफ़ थी आपको? मैं ना तकरीबन 1.5 साल से बीमार था, तो मैंने बहुत ऐसे साइडों पे ना प्राइवेट इलाज करवाया, तो मुझे पता चला था कि यहाँ पे बड़ा अच्छा इलाज होता है, सफा सुथरा हर चीज़ ना। तो वो मैं फिर इनके पास आया, डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने कहा यार ये तुम तो बड़ी देर कर दी है, तुम ऐसे ही इतना पैसा ज़ाया किया, तो हमारे पास आओ तो मैं आपका इलाज करवाता हूँ। फिर गुर्दे वाश इन्होंने शुरू कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, और फ्री में मेडिसिन भी फ्री मिल रही हैं, और बड़ी अच्छी केयर हो रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा माशाल्लाह, वो कह रहे हैं कि मेडिसिन भी उन्हें फ्री मिल रही है, डायलिसिस भी फ्री हो रहा है, और बहुत अच्छी केयर भी हो रही है, तो आप बहुत बहुत हेल्दी भी पहले से अच्छा फील कर रही हैं। क्योंकि केयर का असल मसला ना, क्योंकि किसी के जरासीम कोई मसला, ये बहुत मसला है। हॉस्पिटल में गया इतनी नहीं केयर करते वो, यहाँ पे हर टाइम पे पाइप लाइन हर चीज़ एक एक चीज़ साफ़ सुथरी होती है। अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने बड़ा साथ किया, और स्टाफ भी उससे ज़्यादा साथ करता है। अच्छा, तो शहबाज साहब ये कितनी दफ़ा आप कितने अरसे के बाद ये करवा लेती हैं आप डायलिसिस? हफ्ते में 2 दफ़ा होते हैं। अच्छा, हफ्ते में 2 दफ़ा। अगर हम बाहर से करवाएं ना तो हमारा कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये बाहर खर्चा आता है महीने में, जितने दिन करवाना हमने ना। तो आपको पहले भी बताया ना, असल जरासीमों का मसला बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल में इतनी केयर नहीं करते, वो लगा के चले जाते हैं। यहाँ पे मिनट बाद चेकिंग होती है, हर चीज़ सफा सुथरा हर चीज़। तो आपका ये कब तक मतलब ख़त्म भी तो हो सकता है डायलिसिस, अगर आप ठीक हो जाएंगे तो? वो अल्लाह की तरफ से होना है, या गुर्दा चेंज होगा तो फिर ये। चलें जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अल्लाह ताला आपको शिफा दे, बहुत अच्छी बात है। चलें, बड़ी शुक्रिया, आपका शुक्रिया। कहाँ से आए आप? मैं ये दले फ्लैटे हैं वहाँ से आए, ये लाहौर से? हाँ जी, लाहौर से हूँ। ठीक है, हाँ, दुआ कर दीजिए करें इंशाल्लाह ताला। चलें जी, अल्लाह ताला इन्हें शिफा दे, बहुत अच्छी बात है। आप देखें कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं बाहर से करवाता तो 30-40 हज़ार मेरा ख़र्चा होना था पर मंथ, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये फिर अब ये करवा रहे हैं। तो चलें आपकी दोस्तों से भी बात करवाते हैं। अच्छा, ये मोहसन भाई हैं यहाँ पे, ये इंजीनियर हैं, जितनी भी मशीन्स हैं डायलिसिस के लिए उनमें अगर कोई खुदा न खास्ता फॉल्ट पड़ जाता है, कोई स्लो हो जाती है, कुछ और मसला होता है, तो ये मोहसन साहब इसको देखते हैं। तो मुस्तकिल यहाँ पे रहते हैं मोहसन साहब? जी, ऑल द टाइम मैं यहाँ पे मौजूद होता हूँ, तो कोई भी छोटा मोटा एरर आता है या कैलिब्रेशन फॉल्ट होते हैं तो वो उसको साथ साथ ही हमारे पास कैलिब्रेशन टूल्स होते हैं, जिसकी मदद से हम जो है इनको तमाम पैरामीटर को कैलिब्रेट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं डायलिसिस मशीन के, वो बहुत रोल अदा करते हैं पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने में। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अनबैलेंस हो जाएं तो पेशेंट के में की जो तबीयत है ना वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती है, जिस पे वो इमरजेंसी में भी जा सकता है। तो ये ऑल द टाइम मैं इधर ही मौजूद होता हूँ ताकि ये मशीनों में कोई भी छोटे मोटे एरर है वो साथ साथ क्लियर होते रहें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप देखें कि एक पेशेंट अल्लाह ना करे डायलिसिस पे लगा हुआ है और मशीन को फॉल्ट पड़ गया है, तो वो उसके लिए तो मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। नॉर्मली जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इंजीनियर को 2 से 4 घंटे लग जाते हैं जाते हुए, और जो आउट ऑफ स्टेशन है वहाँ पे 1 दिन भी लग जाता है। लेकिन उस पर ये होता है जो पुअर पेशेंट होते हैं उनको वेट करना पड़ता है, वो दूसरे शहरों से आए होते हैं, उनके एक्सपेंस लग रहे होते हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो भी परेशान होते हैं जब मशीन आगे देखने को मिलती है कि वो ख़राब है। तो यहाँ पे रहमान फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इनके सेंटर्स हैं वहाँ पे कोई भी छोटा मोटा एरर होता है तो हम फ़ौरन वहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि ये वो प्रॉब्लम डाउन टाइम ही ना आए। मशीन एक जब डाउन टाइम में चली जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ना वो पेशेंट पे पड़ता है, पेशेंट की तबीयत पे पड़ता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इनको बेस्ट सर्विसेज दें ताकि ये जो अच्छे डायलिसिस के साथ अच्छे ट्रीटमेंट के साथ यहाँ से जाएँ। बहुत अच्छी बात है। आप ये देखें ना कि ये क्रिटिकल कंडीशन होती है कि कोई पेशेंट आके आपसे डायलिसिस करवा रहा है,
تو اللہ نہ کرے اگر اس کے درمیان کوئی مشین کا فالٹ ہو تو پھر تو اور بھی مزید وہ کریٹیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے برحمان فاؤنڈیشن کی, جیسا انہوں نے بتایا کہ ہم وقت ہم یہ جو مشینوں کے انجینئر ہیں وہ یہاں پہ موجود رہتے ہیں. یہ عبدالرزاق صاحب ہیں, ریسیپشن پہ پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں. تو عبدالرزاق صاحب, یہ کیسے آپ پتہ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے ڈیزرونگ ہے یا بلا وجہ ایسے ہی کہہ رہا ہے جی میرے پاس, کیا اس کا اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں, کوئی ان کی ہسٹری چیک کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کئی جگہوں سے خوار ہو کے ہوئے آتے ہیں. تو جو ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس ایک فارم ہوتا ہے جس پہ ہم نے ان کو یہ دیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ادارے میں رجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں. پھر جب ہم ان کو فارم دیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک مینشن کیا ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ صدقات کے فنڈ ہوتے ہیں جو لوگوں نے ہمیں دیے ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں پھر وہ فارم فل اپ کر کے دیتے ہیں. تو ان کے جو موجودہ حالات ہوتے ہیں وہ جب آن آف 1-2 ڈیلسس پہ آتے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا, پھر ان کے کچھ گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں, یا اپنے طور پہ آپ تحقیق وغیرہ نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ وہی آتے ہیں جو کہیں پے نہیں کر سکتے ہیں. پھر ہم ان کو فارم دیتے ہیں اور ایز سون ایز پاسبل جیسے بھی ہوتا ہے ہم ان کو اس فیسلٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ سہولت دے دیتے ہیں. اچھا, تو یہاں پہ یہ کتنے لوڈ آف ورک اگر زیادہ ہے یا پیشنٹس اگر زیادہ آگے ہیں تو پھر کیسے ہوگا یہ؟ تو پھر بڑا مشکل نہیں ہو جاتا اگر ایک بندہ ایمرجنسی میں ہے وہ آ رہا ہے اور آگے سے پیشنٹ ایک اور بھی پڑا ہوا, تو اس کے لیے کیا انتظام ہے, آلٹرنیٹیو انتظام کیا ہے؟ آلٹرنیٹیو یہی ہے کہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ آ رہا ہے ہمارے پاس ہم اس کو فلی اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک شفٹ صبح 9 بجے لگتی ہے اور تقریباً 1 بجے تک ختم ہوتی ہے. دوسری شفٹ ہماری 2 بجے لگتی ہے, شام 6-7 بجے تک چلتی ہے. اب ان پہ ہمارے پاس تقریباً لاہور میں کوئی 12 مشینیں کام کر رہی ہیں. اب اس کے علاوہ اگر پیشنٹ ایکسٹرا ہوتا ہے پھر ہمیں کو 3rd شفٹ کی طرف بھی جانا پڑتا ہے. اچھا, چونکہ ہمارے پاس 3rd شفٹ کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی. تو اتنا ہم ویٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ کے لیے؟ خدا نخواستہ اگر بہت ایمرجنسی ہے تو کیسے ویٹ کریں گے؟ نہیں, ویٹ آپ کس ویو میں کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ آیا ہے اور ایمرجنسی میں ہے تو اچھا اوکے. ہاں بالکل, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ایک پیشنٹ آیا اور بہت ایمرجنسی میں ہے, اس کو بڑا ضروری ہے کہ ایکیوٹ اس کا علاج کیا جائے, فوری کیا جائے, تو کیسے پھر کریں گے وہ؟ جی, ان کے لیے ہمارے پاس 2 مشینیں ہم نے بیک اپ پہ رکھی ہوتی ہیں. ان کیس اگر یہاں پہ بھی کوئی مشین اگر کوئی گڑبڑ کرتی ہے تو ہم اس کی ریپلیسمنٹ وہ لگاتے ہیں. اگر کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے تو ہم ان بیک اپ والی مشینوں کو بھی یوز کر لیتے ہیں. اچھا, ویری گڈ. ہاں, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیک اپ پہ بھی 2-3 مشینیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بہت ایمرجنسی میں پیشنٹ آیا اور بڑی اس کو فوری طور پہ ضرورت ہے اس کا ڈائلسس کیا جائے تو ہم اس کے لیے پھر نا بیک اپ کی جو رکھی ہوئی مشین ہے پھر اس پہ بھی کر سکتے ہیں. 3rd شفٹ کی طرف جاتے ہیں. 3rd شفٹ کی طرف جاتے ہیں ورنہ عام طور پہ, کیونکہ یہ ایک شفٹ جو ہے 4 گھنٹے کی شفٹ ہے, ٹائم کنزیومنگ کام ہے, کوئی اتنا ایزی کام نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی چلیں جی, آپ کے جذبے کو سلام ہے. سارے کاموں کے لیے ہمیں جو فنڈنگ ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. چونکہ ہم کسی پیشنٹ سے کوئی بلک میں پیمنٹ تو لے رہی نہیں ہوتے. باہر یہ ایک ڈیلسس کا 4 سے 5 ہزار روپے خرچ کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کی ساری ذمہ داری رحمان فاؤنڈیشن پہ ہوتی ہے. تو رحمان فاؤنڈیشن کا جو پینل ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کرے, اور ان کی اکوموڈیشن کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں فنڈز اگر وافر مقدار میں ملیں تو ہم اس پروگرام کو مزید جو ہے وہ کنٹینیو کرتے رہتے ہیں. چلیں جناب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میں اگین پھر ریکویسٹ کروں گی کہ اگر مخیر حضرات کو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور ہیلپ کریں. تو یہ بڑی ضروری ہے کسی بھی مد میں. کسی کی وہ کیش دینا چاہیں کیش دے سکتے ہیں, یا یہاں آ کے وزٹ کریں. وزٹ کرنے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون کون سا سامان یوز ہو رہا ہے. اگر وہ ہمیں سامان دینا چاہ رہے ہیں تو وہ موسٹ ویلکم. ہمیں سامان کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہر ڈیلسس پہ یہ ڈسپوزیبل سامان یوز ہونا, یہ ری یوز ایک بھی چیز نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے, یعنی ہر ڈائلسس پہ سارا سامان ڈسپوزیبل ہوتا ہے. ایک دفعہ یوز ہوا ہے تو پھر اس نے ہونا نہیں ہے. تو ان کا خیال ہے کہ دوست ہمارے اگر آ کے وزٹ بھی کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. وہ آئیں, دیکھیں, اور وہ یہ دیکھیں کہ اگر ضرورت ہے کسی چیز کی تو صرف ہم یہ نہیں کہتے ہمیں کیش پکڑا دیں, آپ چیزیں لا کے بھی دے سکتے ہیں پیشنٹس کے لیے. تو باقی ہیلپ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے, میں سمجھتی ہوں اپنی جناب سے یقیناً توفیق جس کو دی جاتی ہے وہی ہیلپ کرتا ہے دوسروں کی. تو یہ سب کو اللہ توفیق دے اور وہ سب کی ہیلپ کریں جن کی اول تو یہ کہ اللہ کسی کو کسی کا محتاج ہی نہ کرے, مگر پھر بھی خدا نہ خواستہ زندگی ہے, انسان کا وہ کہتے ہیں دارو ہوتا ہے. تو اگر کہیں ضرورت ہو تو وہ جی بسم اللہ آپ لوگ آئیں, آ کے رحمان فاؤنڈیشن کا وزٹ کریں, یہاں پہ دیکھیں, اور پھر اس کے بعد آپ اپنا جو بھی حصہ جتنا بھی چاہیں آپ اس میں ضرور ڈالیں. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بیسٹ آف لک جی, تھینکس اے لاٹ.